टॉपिक का नाम क्या है? प्राचीन सभ्यताएं। अब प्राचीन सभ्यता में 5 तो नाम दे रखे हैं हमें। पाठ्यक्रम जब हम देखते हैं तो उसमें 5 नाम मिलते हैं हमें, जिसमें पहला नाम कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बेराट, ये 5 नाम दे रखे हैं। और आगे एक शब्द और लिख दिया। क्या लिख दिया? इत्यादि। यानी ये 5 तो हैं और फिर उसका कोई अंत ही नहीं है। आगे आपके यहाँ जितनी सभ्यताएं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। और पिछला अगर प्रश्न देखें तो बालाथल का पूछा गया है कि विचार बहुत ज्यादा फेमस है, फर्स्ट ग्रेड में विचारों अलग से दे रखी हैं, तो वो उस कारण से शायद बालाथल को पूछ लिया। बेसिक जानकारी इन 5 के अलावा की इतनी होनी चाहिए कि वो कहाँ है, जिला कौन सा है, नदी कौन सी है, खास तौर से उसका उत्खनन हुआ तो वहाँ कोई विशेष क्या चीज मिली है। उत्खननकर्ता का नाम भी आजकल पूछ लेते हैं, वो एक बढ़िया प्रश्न बनता है फैक्ट का। तो ये 2 4 5 बातें हैं जो बाकी की पता होनी चाहिए और इनके बारे में थोड़ी अपने को डेप्थ जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा, बालाथल जैसे सभ्यता है मान लो, तो इसके बारे में विचार कीजिए, उसके बाद वो 4 खत्म कर देगा, फिर अपने को विचार करना है, और विचार है जो एक आध उसमें नीचे लिख देगा कौन से कथन सही है या गलत है, और वो फिर छांटने हैं। तो पूरी डिटेल पता होगी अगर तो। और इसमें फैक्ट है ही है, थोड़ा समझने की भी कोशिश करना। और तरीका ये हो सकता है, जैसे 10th क्लास में काफी बढ़िया दे रखा है इसको, तो एक मैंने वो प्रयास भी किया 10th क्लास से भी इसको अलाइन करेंगे, लेकिन फिर अपने नोट्स में भी 10th क्लास की किताब है उसमें से जो जानकारी ऐसी थी महत्वपूर्ण वो ऐड कर रखी है, और मेंशन भी कर रखा है कि भाई ये 9वीं की क्लास है, ये 6ठी की क्लास है, 10वीं, और इसकी प्रिंट आउट सबके पास है। तो मेरे से ज्यादा बार तो सबने पढ़ रखा है इसको। मैं याद करवाने का रिवीजन, फास्ट रिवीजन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो अब वो ऐसे मत सोचना कि सर है जो पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, क्या करवा रहा हूँ बोलो, दौरान चलेगा अपना। कोशिश करेंगे, समझ में भी आएगी कुछ चीजें ऐसी जहाँ हमें रुक के और बात करनी अच्छे से, तो बात करेंगे हम। तो शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। अपने यहाँ भी खूब सारे इतिहासकार हुए हैं, लेकिन ऐसे माना जाता है कि जेम्स टोड ने पहली बार दिशा दी इसको, भाई इस प्रकार से बढ़िया इतिहास लिखा जा सकता है, तो हम उसको जनक कहते हैं। फिर अपने यहाँ विभाग बना था पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1861 में। अंग्रेजों का राज था क्या उसमें? हाँ, तो अंग्रेजों के ही नाम आएंगे। जनक कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए जो सबसे पहले पहले नंबर पे किसने काम किया था? कनिंघम ने। फिर मार्शल है उसका नाम आता है, वो नाम आता है क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो विभाग है इसका क्या किया था? हाँ, नाम ध्यान रख लेना कौन है? जॉन मार्शल। बहुत बार होता है ना कि शुरुआत की इनने, उसके बाद उसमें कुछ नए बदलाव करने की आवश्यकता होती है, तो ये बदलाव किए थे 1902 में। क्या यहाँ से प्रश्न आएगा? क्या नहीं आएगा? ठीक है, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आएगा, केवल ये बस कहने सुनने के लिए, प्रस्तावना के लिए इसको जो शामिल किया जाता है। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य है, तो अब राजस्थान में जैसे जितने भी पुरातत्व स्थल हैं उनके सर्वेक्षण का कार्य है, उसका श्रेय किसको दिया जाता है? तो क्या नाम है? हम नॉर्मली पढ़ते हैं कार्लाइल, नाम कार्लाइल शब्द आता है। और ये काम शुरू हुआ था, जैसे 61 में हम पढ़ रहे हैं कि भाई वहां शुरू हो गया था राजस्थान में, इसको जो शुरू 10 साल बाद 1871 में। और बहुत बार हम योजनाएं वगैरह भी पढ़ते हैं, तो केंद्र में और राज्य में योजना पढ़ते हैं, तो हमें वहाँ डिस्कस करते हैं, उस समय बात करते हैं कि कोई भी केंद्र की योजना है, राज्य में भी चल रही है, तो केंद्र की डेट है वो पहले की रहेगी और राज्य की डेट है वो बाद की रहेगी। ऐसा एक योजना में कहा भी था मैंने कि भाई 3 ऑप्शन ऐसे थे, ये किया था, तो हमें वो सही करना है। तो यहाँ पर भी ये सेम बात है जो लागू। अब राजस्थान में जो विभाग है, हमें एक टॉपिक अलग से भी दे रखा है, जो 7 8 टॉपिक है ना अपने, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान ही लिखा हुआ है, उसमें अनुसंधान केंद्र वगैरह इस प्रकार से दे रखा है। तो थोड़ा उस हिसाब से भी अपन मान सकते हैं, हालांकि अनुसंधान तो नहीं कर रहा है लेकिन संस्थान तो है ये भी। और एक तरीके से जब वो जो पुरातत्व पे काम कर रहा है तो वो अनुसंधान भी है, भले इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें विभाग लिखा हुआ है, लेकिन ये विभाग काम अनुसंधान का ही करता है, तो इसको उस हिसाब से भी याद रखना है। स्थापना हुई थी इसकी 1950 में, और इसका जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? ये 50 याद रखने की कोशिश करनी है। और यहाँ से एक पत्रिका पब्लिश होती है जिसका नाम है रिसर्चर, और नाम से ही पता चल रहा है रिसर्च, रिसर्च यानी खोजबीन है, तो खोजबीन का काम करते हैं। और क्या चीजें खोजते हैं? तो पुरानी चीजें खोजते हैं, और खोजते हैं तो उनको क्या करते हैं? उनको संग्रह करते हैं। जहाँ संग्रह करते हैं उसको क्या बोल देते हैं? संग्रहालय। बहुत सारे संग्रहालय बने हुए हैं जहाँ पर ये चीजें हैं जो रखी जाती हैं, फिर वहाँ पर्यटक वगैरह जाते हैं, वो देखते हैं उसको। अब ये थोड़ा ये इंपोर्टेंट हो सकता है, ये 2023 में आया हुआ भी है प्रश्न, विभाग का पूछा था, तो ध्यान रख लेना आपने। अब जो हिस्ट्री शब्द है उसकी थोड़ी सी यहाँ पर बातचीत शुरू करते हैं। अध्ययन की दृष्टि से 3 भाग कर रखे हैं इसके। एक इतिहास के पहले लगा दिया हमने क्या? प्राक, प्राक इतिहास काल। फिर लगा दिया क्या? आद्य। और फिर है जो कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल। इसको बहुत सामान्य से समझते हैं। देखो बहुत सारी लिखित में जो सामग्री है ना,
वो जब से हमें मिलने लगी तो उसके बाद तो वो इतिहास हो गया, और उसके पहले की बातें तो खूब है हमारे पास, लेकिन लिखित में कोई साक्ष्य नहीं है। तो हमने बहुत सारी चीजें उसका अनुमान लगाया कि ऐसा हुआ होगा। जैसे कालीबंगा के बारे में है ना, तो कालीबंगा के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहां आता है कि किसके साक्ष्य हैं, भूकंप के साक्ष्य हैं। पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं, तो वो क्यों पढ़ते हैं बोलो, वहां दरारें वगैरह देखी हमने। ऐसा नहीं है कि कोई है जो उसने रील बना के देखो ये भूकंप आ रहा है, हम अब दबने वाले हैं, तुम देख लेना बाद में, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसे हमारे पास साक्ष्य नहीं, या कोई लेखक हो उसने जो कोई लिखवा दिया, ऐड कर दिया कि भाई ये चीज है जो बाद में आप पढ़ लेना, ऐसा हमने वहां केवल क्या लगाया है, अनुमान। ये चीज है जो बदली भी जा सकती है। लेकिन जैसे हमने कोई शिलालेख पढ़ा, उसके ऊपर कोई बात लिखी, इसका मतलब वो भले हो सकता है राजा की प्रशंसा में चीजें हैं जो थोड़ी बड़ा चढ़ा के हो, लेकिन लगभग वो चीजें होगी। तो जहां से ये जानकारी मिल रही है लिखित में, वो तो क्या हो गया, इतिहास। और उससे पहले है उसको अपन है जो क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं। अब वो तो वैसे तो यहाँ पढ़ेंगे उस समय अलग है, लेकिन मैं जिस विषय पर हूँ वो विषय अलग है। 600 ईसा पूर्व मतलब बुद्ध से पहले की जो चीजें हैं ना, उनकी हमें लिखित में कोई जानकारी बहुत प्रॉपर नहीं मिलती, और उसके बाद की जानकारी मिलती है। जैसे अशोक के दम वगैरह ये मिलते हैं, तो वो एकदम प्रॉपर है, और उसको इतिहास में पढ़ाया भी जाता है। यहाँ प्राक, आद्य और ऐतिहासिक है, तो इसको इसी क्रम में देख लो कि बहुत पुराने समय का है तो उसको क्या कह दिया, प्राक कह दिया। फिर बीच वाला भाग है उसको क्या कह दिया, आद्य। और बाद में जब से हमें जो अवशेष वगैरह मिलते हैं तो वो क्या हो गया, ऐतिहासिक काल। अब प्राक में है जो हड़प्पा सभ्यता, हम जब भी बात करते हैं तो ये हड़प्पा शब्द शुरू बचपन में ही सुना होगा, ऐसे कि हड़प्पा एक था ऐसा कुछ। हड़प्पा कालीन, हम जब हमारे राजस्थान की या भारत की जो सभ्यता है उनकी भी तुलना करते हैं तो ऐसे बोलते हैं हड़प्पा कालीन है, या हड़प्पा से पुरानी है, या बाद, वैसे तो अपने यहाँ बाद की है ज्यादातर। तो पूर्व का काल है वो कौन सा काल है बोलो, प्राग ऐतिहासिक काल है। और यहाँ सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो कि यहाँ रिटर्न में कोई भी चीज अपने को नहीं मिलती है, लिखित साक्ष्य हैं जो उपलब्ध नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि लेखन कला का विकास ही नहीं हुआ था, सीधी कहानी है। ये बात है, इसके बाद इसको याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। और सीधी ये दिमाग में रखना कि जब वो लेखन कला विकसित नहीं हुई, लेखन कला विकसित नहीं हुई, इसका मतलब वो हड़प्पा सभ्यता से पुरानी बात करना चाह रहा है। ठीक है ना। फिर बात करते हैं अपन किसकी, आद्य इतिहास। हड़प्पा सभ्यता काल से 600 ईसा पूर्व, कितने ईसा पूर्व है, 600 ईसा पूर्व। अब इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, कुछ मतलब सिंबल वगैरह बने हुए हैं, लेकिन आज दिन तक हम है तो उसका कोई मतलब नहीं निकाल पाए। इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो कोशिश की भाई ये क्या लिखा हुआ है इसको हम पढ़ लें, लेकिन उसको हम प्रॉपर पढ़ नहीं पाए। जैसे हिंदी है, ये जो भी है अपने नोट्स वगैरह इसको पढ़ पा रहे हैं अपन, सारा कुछ एकदम कंप्लीट काम है। ये काम है जो यहाँ से जो भी चीजें मिली हैं हमें, उसके ऊपर कोई भी डिजाइन वगैरह है, चित्र है, उसको उस समय की तत्कालीन लिपि भी कह सकते हैं अपन, उसको अपन पढ़ नहीं पाए। तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लिखित का मतलब वो फोटो वगैरह जो लाइनें हैं ऐसा कुछ उपलब्ध है, लेकिन उसको जो पढ़ नहीं पाए। अब बात करते हैं किसकी, ऐतिहासिक काल की। 600 ईसा पूर्व से लेकर कब तक बोलो, वर्तमान तक, यानी आजकल तक चल रहा है। 600 ईसा पूर्व से लगभग कितने एक साल का हो गया इतिहास, तो फिर अभी कौन सा वर्ष चल रहा है, 2026। तो 2626 साल पहले से अपना जो पूरा हिसाब किताब, 600 साल वो हो गए, और 2026 ये हो गए, कितने हो गए बोलो, 26 26 हो गए। इससे पहले की जानकारी है वो किस में चली जाएगी, क्या आदि या प्रागैतिहासिक काल। क्लियर ये बात। और इसको सीधा याद रख लो, भगवान बुद्ध लगभग कब हुए, भगवान बुद्ध का नाम तो सुना, शांति के मार्ग पे जो लेके आए थे। वे ये जो उस समय राजा लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करते थे, ऐसा कुछ तो भी तुम लड़ाइयाँ वगैरह बंद करो, ऐसे शांति से रहा करो, बढ़िया मस्त। हाँ बताओ थोड़ा बहुत। अरे ये लिखा हुआ है ना, लगभग 600 ईसा पूर्व कब हुए, लगभग 600 ईसा पूर्व। ठीक है, क्लियर। अब कुछ 600 ईसा पूर्व है क्या, तो देखो अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था, वो कब का है, लगभग कितने ईस्वी पहले का है, 300 300 350 इतने ही पढ़ते हैं अपन लगभग। उससे भी पहले के थे होंगे तब तो अपनाए ना। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि बुद्ध बाद में हुए और अशोक ने पहले ही बुद्ध धम्म और वो संघ शब्द सब यूज कर लिए पहले, ऐसे तो होगा नहीं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध, ठीक है ना इसके, और लिपि को भी क्या कर लिया गया है, पढ़ लिया गया है। तो ये तीनों क्लियर है सब, प्राक, आद्य और। अब बात करते हैं अपन, प्रागैतिहासिक काल को भी तीन प्रकार से विभाजित किया है। अब ये प्रागैतिहासिक काल का मतलब जो प्राग पढ़ रहे हैं अपन, हड़प्पा से पहले का समय, उसकी बात करते हैं। इसमें हमने देखो एक शब्द आया है पाषाण। वैसे ये शब्द है ना, ये बढ़िया से अपने को याद हो जाए। देखो नियो अपन बोलते हैं, नो या नयो, तो जो नव पाषाण है उसमें नियो आ जाएगा। और
अपने यहाँ बोलते हैं ना फेली, बोलते हैं इसे। तो पेलियोलिथिक है वो कौन सा हो जाएगा, पूरा पाषाण। और मध्य का है उसमें मैसे न याद रख लो, मेसोलिथिक है वो कौन सा हो जाएगा, मध्य पाषाण। बाकी इसमें जो पाषाण शब्द है ये सबके क्लियर होना चाहिए दिमाग में। पाषाण का मतलब उस समय के हमें जो अवशेष मिलते हैं उसमें कोई धातु वगैरह नहीं मिलती है, केवल और केवल किससे बने हुए, पत्थर से बने हुए अवशेष मिलते हैं, इसी कारण उसमें पाषाण काल शब्द आएगा। समझ में आ गई ना बात। अब ये हजार हजार है बहुत ज्यादा, तो थोड़े इनको याद करना। देखो पहला है कितने लाख, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख और 10 लाख, तो कितने लाख हो गए, 20 लाख ईसा पूर्व से लेके और कितने हजार ईस्वी तक, 12,000 ईसा पूर्व है, ये ईसा पूर्व को अच्छे से याद रखना। फिर 12,000 से कितने हजार, 10,000 तक, ये मध्य हो गया इसका। और 10 से 3,000 तक क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। तो ये याद रह जाएगा, 20 लाख से कितने हजार, फिर 12,000 से, और 10,000 से 3,000। 2-4 बार पढ़ोगे तो थोड़ा दिमाग में रह जाएगा, परीक्षा में कंपैरिजन करके और आएगा नहीं, लेकिन अपन कोई ऐसा आंसर निकालना हो तो इसके आधार पर निकाल सकते हैं। अब इसमें प्रमाण वगैरह की बात करते हैं। पूरा पाषाण का मतलब वही हो गया, 2 लाख से लेके 12,000 तक का पढ़ रहे हैं, 2 लाख नहीं सॉरी 20 लाख से, ठीक है ना। सबसे पहले 1870 में खोज की थी सीए हेकट। अब उस समय जो भी अधिकारी थे पुरातत्व में रुचि वगैरह कार, रिसर्च कार, खोजबीन कार, ये सारा काम है जो कौन कर रहे थे, अंग्रेज। भारत वाले क्या कर रहे थे बोलो, जैसे मान लो सीए एकड़ है 1870 में जो ये काम कर रहा है, सीए एकड़ का नाम हम पढ़ रहे हैं, और भारत वाले लोग क्या कर रहे थे बोलो, क्रांति कर रहे थे 1870 में। हाँ, बंद हो गई थी वो क्रांति, है ना। वो भी कुछ लोगों ने की थी, सबने क्रांति नहीं की थी। वो जैसे अभी नरेगा में जाते हैं ना, वैसे ही ये सीए एकड़ जब खोजबीन कर रहा था तो वहां वो तगेरियां गारा डालने के लिए, ऐसे काम करने के लिए अपने यहाँ के लोग जाते थे, और उनको ऐसे कह देंगे भी इसके बजाय भी और काम है, लेकिन वो करेंगे नहीं। ये समस्या थी उस समय की। 2 जगह है, नाम ध्यान रख लेना, जयपुर और इंदरगढ़। इंदरगढ़ जिला अगर पूछ ले तो बूंदी, है ना, ये ध्यान रख लेना। अस्त कुठार, अस्त कुठार का मतलब, कुठार शब्द है उसका मतलब अपन लगा सकते हैं कुल्हाड़ी से, किससे लगा सकते हैं, कुल्हाड़ी। वर्तमान में जो कुल्हाड़ी होता है ऐसा कुछ, और हाथ में पकड़ के तो वो नाम हस्त कुठार कर दिया उसका। अन्य क्या मिले तो झालावाड़ से 1908 में, ये विद्वान का नाम है सेटनकार। क्या नाम है, सेटनकार। कुछ उपकरण का मतलब वही है, पत्थर जो थोड़ा डिजाइन डिजाइन बनी हुई है उसमें। जालोर से, ये ओलचिन को ध्यान रख लेना, बी ओलचिन है, इन्होंने भी चंबल और बनास के किनारे है जो पूरा पाषाण उपकरण मिले हैं। तो नदियां पूछ ले कि कौन कौन सी नदियों को वहां जो 20 लाख पहले था, इसका मतलब वो जो कौन कौन सी हो जाएगी, चंबल और बनास। काफी पुरानी सभ्यता हो गई एक तरीके से, ऐसे ध्यान। फिर आगे अपन कौन से में, मध्य पाषाण में। अब मध्य पाषाण काल यानी कि कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक, 12 से 10, इसके लगभग बीच का। और कुछ को ऐसे लग सकता है नहीं मतलब 12,000, 10,000, 3,000 साल पहले, तो इसका हमें पता कैसे चलता है क्या है। तो ये जो भी रिसर्च वगैरह करते हैं इनके पास वो एक फॉर्मूला है, जैसे कार्बन डेटिंग शब्द है एक, तो उससे वो पता लगा लेते हैं कि भाई ये लगभग कितना है। और कुछ ऐसे भी सोच रहे होंगे कि कार्बन डेटिंग का भी पता कैसे चलता होगा, मतलब ये दिमाग में आता ही है, मेरे दिमाग में आया तो मैंने गूगल वगैरह पर, यूट्यूब पर जो भी वीडियो वगैरह देखे थे, तो उसमें कुल मिलाकर ये समझ में आया कि कार्बन में कोई ये सिस्टम होता है जिसमें वो लेयर चढ़ती जाती है, लगभग उसमें एक फिक्स दिन होते हैं, उस हिसाब से वो लेयर चेक कर लेते हैं कितनी लेयर है, कितने साल पुराना है। हाँ, ऐसा कुछ सेट कर लेते हैं, जैसे पेड़ वगैरह की उम्र में वो काउंट करते हैं ना कि वो कितने राउंड है उसमें, उस हिसाब से वही सेम कहानी इसमें भी। हालांकि वो साइंटिफिक वे में है, मैं आपको बिल्कुल ऐसे बेसी में बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा कुछ अनुमान लगाते हो। अब इसमें बेड़े चोर कोटारी, उधर चंबल बनास का नाम आया, इसमें पूरा पाषाण में, ठीक है। और उसमें जो भी नाम आए, जिसमें अपना जालोर का नाम आया, झालावाड़ का नाम आया, इंद्रगढ़ का नाम आया, और आगे बात कर रहे हैं अपन बेड़च और कोठारी नदियों की, तो ये पद्य में ध्यान रखना है। बागोर, विराटनगर। अब बागोर का नाम आ गया है, ये तो अपन भिलवाड़ा में पढ़ते हैं, तो इसको ध्यान रख लेना। कोटपुतली बरोड़ में विराटनगर या उसको अपन बोलेंगे क्या, विराट। माइक्रोलिथ, ये शब्द है, माइक्रो शब्द में मैं है, याद रह जाएगा। इसे अपने को कि ये है जो मध्य पाषाण काल में आता है, मध्य ही पढ़ रहे हैं अपन, तो माइक्रोलिथ याद आ जाएगा। और पूरा में पेलियो, और नव में नियो, ये शब्द है जो कोई समस्या नहीं है। माइक्रोलिथ उपकरण, जैसे माइक्रोलिथ में क्या क्या थे, माइक्रो शब्द है ना, इसका मतलब होता है सूक्ष्म या छोटे, ठीक है। माइक्रो टीचिंग पढ़ा हमने, सूक्ष्म शिक्षण, तो वो सूक्ष्म है नहीं छोटे। ब्लेड है, इग्रेवर है। अब कोई ऐसे मत पूछ लेना कि इग्रेवर क्या होता है, ठीक है, ये अंग्रेजों ने नाम दे दिए जो भी है। और ट्राइंगल, ट्राइंगल तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ट्राइंगल तो समझ में आ रहा है ना, कुछ माप वगैरह के हिसाब से त्रिकोण। और क्रसेंट है, और ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं, तो क्योंकि हम युगी कौन सा पढ़ रहे हैं,
पाषाण, पशुपालन प्रारंभ पर कृषि से अपरिचित। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, ये परीक्षा में वो जो सत्य असत्य वाले कथन में अपने ये कथन काम आ सकता है। ये जो मध्य वाले हैं ना, मध्य पाषाण काल वाले, इनको जो परिचय हो गया था किससे, पशुपालन से, लेकिन ये खेती नहीं करते थे, कृषि से क्या थे, अपरिचित थे। ये बात अपने को ध्यान रखनी। और जो भी रिसर्च करने वाले हैं उन्होंने ये बात लिख दी है कि भाई हम ये मानते हैं कि कृषि से अपरिचित है, क्योंकि उन्हें कोई भी ऐसा अवशेष नहीं मिला जो फिक्स किसी जगह वो ऐसे बताता हो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। जैसे जब हम कालीबंगा को पढ़ते हैं तो उसमें खेत की बात आती है, भाई खेत मिला वहां पर, उसमें जुताई वगैरह कर रखी है, ऐसा कुछ है सिस्टम, ऐसा आज यहाँ नहीं मिला था मध्य पाषाण काल में। अब नवपाषाण काल है, तो नवपाषाण काल है तो नियोजोइक, और क्या बोल देते हैं इसको, नियोजोइक। और कितने हजार से कितने हजार, 10,000 से 3,000 के बीच में जो यहाँ काम चला था। खेती और पहिए का आविष्कार हुआ। सबसे जो बड़ी बात है वो कौन सी है, एक तो खेती की, और एक इसका आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। बढ़िया बात है क्या, बढ़िया बात है। तांबे की खोज हुई इसी दौरान है, जो हमने पहली बार कौन सी धातु है उसको खोज लिया। मैं हमने बोल रहा हूँ तो समझ रहे हो ना, मतलब कोई ऐसे मत सोच लेंगे हम तो कहाँ थे, तो हमारे पूर्वज जो भी रहे होंगे वो थे, उन्होंने खोजा। अग्नि का विकास हुआ इसी दौरान है, जो फिर आग में भोजन को पकाकर खाने लगा, है ना, स्वाद बढ़ गया उसका। मनुष्य यायावर जीवन त्याग कर बस्ती में रहने लगे। तो ये कौन से काल में, नवपाषाण काल। धातु खोज क्रम में अगर हमें बात करनी हो तो सबसे पहले जो हमने किसको खोजा है, तांबे को, ठीक है। उसके बाद जो कांसा, और कांसे में कौन कौन सी धातुएं मिलती है, दो, तांबा और टीन, है ना। सबसे बाद में तांबा और टीन, सही है क्या, और जिंक पीतल में, हाँ ठीक है। सबसे बाद में जो हमने किसका प्रयोग करना शुरू किया था, लोहे का। इसका कोई एग्जाम में वो है नहीं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है जो ऐसे बढ़िया समझ के और पढ़े चीजें सारी, हाँ ऐसे 3 काल है, ऐसे पूरा है, ऐसे मध्य है, ऐसे नया है, फिर तांबा सबसे पहले मिला, बाद में कांसा मिला, फिर लोहा मिला। तो जब हमारे राजस्थान की जब हम वो करेंगे ना क्लासिफिकेशन पूरा योजना, ये ताम्र युगीन है, ये लोह युगीन है, ये कांस्य युगीन है, ऐसे तो हमारे दिमाग में जल्दी से ही आ जाएगा कि ये कौन से काल की है, क्योंकि ये भी तो पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं आगे अपन, प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया। प्रस्तर शब्द है और पाषाण एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ शब्द आया है ताम्र पाषाण, इसका मतलब पाषाण तो नहीं है, साथ साथ किसकी खोज हो गई थी, तांबे की खोज हो गई। अब ये ताम्र पाषाण में नाम याद रखने हैं, खूब सारे नाम हैं, एक स्क्रीन पे आगे हैं जो अच्छी बात है अपने, ये सारे नाम जो भी दिख रहे हैं अपने को बोर्ड पे, ये सारे के सारे जितनी भी सभ्यता स्थल हैं ये सब हैं, इसमें तांबा मिला अपने को। तो तांबा मिला है, ये कौन से काल के हो गए, ताम्र पाषाण काल के हो गए, ठीक है। पाषाण काल तो आज भी चल रहा है ना, पत्थर का उपयोग तो आज भी है, ये आई पाषाण काल। कौन सा काल बोलेंगे इसको, सबसे पहले गणेश्वर है, कौन से जिले में बोलो, सीकर में है। और छोटी मोटी बातचीत कर लेते हैं अपन, गणेश्वर में 99% तक चीजें हैं जो किससे बनी हुई है, तांबे से बनी हुई है। मछली पकड़ने के कांटे याद है मेरे को, तो वही एक थोड़ा ऐसा है कि वो अनोखा सा है थोड़ा, है ना, क्योंकि वर्तमान में पानी की समस्या है, लेकिन ऐसा रहा होगा उस समय कि वहाँ कांतली नदी है, उसमें खूब मछलियां रही होगी। फिर कालीबंगा है, ये कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में है। और गिलून है वो कहाँ है, राजसमंद में है। आहड़ और जाडोल कहाँ है, और ये आरपीएससी ने पूछा था, पिंड पाड़ लिया, कहाँ पर है ये, हाँ ये मेरे प्रश्न जो गलत हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में मैंने दिया था, तो उस समय देखो कोई भी स्टूडेंट हो, जैसे मैं भी एज ए स्टूडेंट ही ये उदाहरण दे रहा हूँ कि उसका दिमाग कैसे प्रोसेस करता है चीजों को। मैं अच्छे से पढ़ के नहीं गया था पहली, तो ये देखो सीधी कहानी तो ये है, लेकिन उस समय क्योंकि अनुमान लगा कि भी अपन हल करने की कोशिश करते हैं, तो ये पिंड शब्द था, उसमें पार्लिया शब्द नहीं था, केवल पिंड था, और कि वो कहाँ है ऐसा कुछ प्रश्न था। तो मेरे दिमाग में है कि पिंड ये नहीं होता गाँव, पंजाबी फिल्में वगैरह देखते हैं तो अपने को ये नुकसान है उसका। तो जैसे ये पिंड शब्द देखा और मेरे दिमाग में आया कि भाई ये शायद तक गंगानगर की बात है, क्योंकि हो सकता है उसके अपने कालीबंगा के आसपास में कोई और कस्बा हो और वहां पर कुछ चीजें मिली हो, तो कर दिया और वो गलत हो गया। बाद में पता चला बहुत दिनों बाद कि ये पिंड पाड़ लिया तो और है, लेकिन ठीक है जो भी हुआ। और शायद इसी प्रश्न के कारण फिर मामला 0.05 से अटक गया। कुराड़ा, कुराड़ा कहाँ है बोलो, नागौर में है। और नागौर में है, इसको और थोड़ा विस्तार अगर बात करें इससे तो अपन कहाँ पढ़ लेते हैं, इडवाना। फिर ये सावनिया है, सावनिया सावनिया ऐसे ही नाम मिलता है, बीकानेर में है। पूगल तो फेमस जगह है तो याद है वैसे अपने को।
नंदलालपुरा है, किराड़ोद और चितवाड़ी, ये छोटे छोटे कस्बे जहाँ उसके नाम पे पड़ जाता है। जयपुर में है। एलाना कहाँ पर है? जालोर में है। कोल माहौली कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा मलाह कहाँ है? हाँ, और बूढ़ा पुष्कर कहाँ है? ये याद रह जाएगा। धौली मगरा कहाँ है? पछमटा, राजसमंद में है। अपने इधर नाम भी चलता पछमटा कर बोलते हैं। ओजियाना कहाँ है? और बालाथल कहाँ है? वल्लभनगर। ये सारे के सारे जो कौन से काल के हैं बोलो? ताम्र पाषाण। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेगा अगर सुन लो कि निम्न में से ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता स्थल नहीं, और इतने सारे नाम। अब इतने सारे में जो महत्वपूर्ण है, देखो ये आ गया, अभी ये महत्वपूर्ण मैंने बना ही दिया इसको। तो कुछ ऐसे नाम हो सकते हैं, जैसे यहाँ तो एक दो ही लग रहा था, ये दो तो है ही है, बिलूंड भी है फेमस, तो 3 4 5 कुराड़ा का भी नाम पढ़ते हैं अपन। बाकी इनको छोड़ दो उधर। थोड़ा सा बूढ़ा पुष्कर का नाम आता है क्या? इसको याद रख लो। उज्जैना और बालासिर को अपन याद रखें, और वैसे सारे याद रखो तो बहुत बढ़िया है। और किसी के ऐसे हैं जैसे कि भाई मेरे को सारे याद रहेंगे नहीं, तो किसी को नहीं रहते हैं याद। अपने को बार बार पढ़ना है, परीक्षा में जो आएंगे तो मेन मेन याद है, तो बाकी ऑप्शन को देख के भी अपन काम कर सकते हैं। फिर दूसरे नंबर पे है, अभी सामने जो नजर आ रहे हैं वो सारे कौन से युग हैं? कांस्य युग हैं। अब ऐसे हो ना बात, जैसे कि सबसे पुरानी कौन सी है, तो वो अभी पढ़ा है वो पुरानी है, ठीक है। अब कुछ नाम है जो सेम वापस रिपीट होंगे, तो इसका मतलब क्या है? 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर भी तो हो सकते हैं। एक ही जगह है जो तांबा भी मिला है, कांसा भी मिला है, लोहा भी मिल सकता है, पत्थर भी मिले हैं, तो उस हिसाब से ये जो दो जगह नाम आ सकता है। कालीबंगा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। कांस्य युगीन में आएगा नाम, ध्यान रखना अच्छे से। और रंगमहल कहाँ है? ये भी कांस्य युगीन है। पीलीबंगा भी कैसी है? करणपुरा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो गंगानगर हनुमानगढ़ वाला मामला है जो कांसे से जुड़ा हुआ ज्यादा ही है, थोड़ा याद रख लेना। एक बरोड़ शब्द आया है, क्या शब्द है? बरोड़। कहाँ पर है? गंगानगर में है। और एक क्या है? बिंजोर, ये भी गंगानगर में है। और सौथी शब्द आता है वो बीकानेर में है। और इस सौथी को तो और भी बोलते हैं कुछ, प्रथम बोलते हैं ना, कालीबंगा प्रथम। तो ये काली पीली जो भी है सारी की सारी किससे बनी हुई है? कांस्य युग, ठीक है। फिर आ जाता है कौन सा? लोह काल। नोह कहाँ पर है? भरतपुर में है। बाला मिला गया, पक्षी चित्र रीटेर है, जाग बाबा की मूर्ति, यक्ष। फिर ये जोधपुरा है, ये नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, कोटपुतली भैरोड़ा पड़ता है, ये जोधपुर नहीं है, जोधपुरा है, ठीक है। और भट्टियां मिली यहाँ लोहा अयस्क है उसको ठीक करने की। फिर सुनारी में भी मिली ऐसी भट्टियां, झुंझुनू में है। रेड का है प्राचीन भारत का। टाटा नगर, टाटा है वो काम करता है लोहे में, इसलिए टाटा नगर नाम लग गया इसका। बेराट है वो कहाँ पर है? फिर नगरी है वो चित्तौड़ में है, नेनवा। और नगर कहाँ पर है? नहीं आ रहा, नगरी कहाँ पर है? चित्तौड़ में। नगर नगरी ध्यान रख लेना, भीनमाल। और ईसवाल, नालिया सर कहाँ है? जयपुर में है। इतने सारे जो नाम देखे हमने, ये कौन से काल में पढ़ेंगे अपन? लौह काल। और एक है कोई सभ्यता का नाम है, जैसे 2 प्रकार के वहां पर अगर धातु से बने हुए उपकरण मिले हैं हमें, तो जो ज्यादा परसेंटेज में है उस काल में उसको काउंट करना है। एग्जाम में आ जाए ऐसा कोई क्रॉस 2 पॉइंट आ जाए ऐसे कि भाई अब कौन सा सही करूं मैं, तो जिसमें ज्यादा परसेंट में है। जैसे हम गणेश्वर की जब बात करेंगे तो उसमें जो 99% किसके हैं, इसका मतलब 1% और के भी मिले हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे तो कौन से काल में पढ़ेंगे? ताम्रपाषाण में। अब 9 से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लौह युग के आरंभ होने की सीमा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अब यहाँ जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसने जो बढ़िया से पढ़ा और ये याद कर रखा था कि ये लौह काल है। अब ये प्रश्न आ गया जैसे कि निम्न में से कौन से स्थान से प्राप्त लोहे के अवशेष हैं, वो पूरे भारत में जो ये संस्कृति अलग से पूरा का पूरा सभ्यता है वो लोहे की तरफ मुड़ी है, उसको रेखांकित करता है कि यहाँ से आगे फिर हर जगह लोहा मिलता है इस समय से। तो फिर वो नाम आ जाएगा किसका बोलो? ठीक है ना, ध्यान रख जाएगा ये। और ये क्योंकि प्रश्न आ गया है तो अपने को अब याद रखना है ना, आ ही गया है तो और ज्यादा बढ़िया है। और रीट में भी आया है तो 2 जगह हो गया कुल मिलाकर। और जब भी ये पीवाईक्यू की बात कर रहे थे, इसमें भी एक थोड़ी सी क्लियरिटी अपने दिमाग में रखना अच्छे से। पीवाईक्यू में आरपीएससी वाले प्रश्न हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस सेम है तो कोई भी प्रश्न बन सकता है। लेकिन हमें मिनिमम वाला दिमाग लगाना है कि जो आरएसएसबी ने कोई प्रश्न बनाया है, कोई भी पेपर लिया है, किसने बोलो? ऐसे लिखते हैं क्या आरएसएस? आरएसएसबी है ना। तो आरएसएसबी ने अगर कोई प्रश्न बनाया है ना, चाहे एग्जाम रीट का हो चाहे कोई सा भी हो, अगर ये कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी ये है, वो प्रश्न अपने को पक्का याद होना चाहिए। यह जो पहली और आखिरी शर्त भी है पीवाईक्यू के मामले में, ठीक है। बाकी जैसे आरपीएससी ने कोई प्रश्न दिया था, अब आरपीएससी की जो किताब है, पेपर सेटर है, उनका लेवल अलग होता है, उनके एग्जाम का लेवल अलग होता है। और हमारा जो आरएसएस भी है,
हमारा प्यारा, उसका थोड़ा सा अलग रहता है सिस्टम। ठीक है, अपना जो मेन फोकस का रहना चाहिए इसके पेपर पे, इसका कोई भी पीवाईक्यू अपने को छोड़ना नहीं है। और आरपीएससी वगैरह का वो है तो वो अपने को टाइम मिलता है तो पढ़ो, तो बढ़िया बात ही है, वो तो जानकारी बढ़ेगी अपनी। अब अपन बात कर रहे हैं, जैसे नोह वाली बात क्लियर हो गई ना, लोहा है जी यहाँ से शुरू हुआ, और इसको लिखने में भी सबसे पहले नंबर पे लिख रखा है, तो ऐसे भी ध्यान रह जाएगा। राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति। अब कुछ शब्द आएंगे ऐसे जिनको अपने को अच्छे से समझना है। देखो यहाँ शब्द आए हैं मृदभांड, मृद यानी मिट्टी, भांड यानी भांडा, अपने भांडा बोलते हैं गाँव में, तो इसका मतलब मिट्टी के भांडे मिले हैं। और आजकल की जो वो मटकियां आती है ना, ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे टच हो गया तो टूट जाती है, ऐसे नहीं, मतलब काफी कड़क मजबूत है एकदम। तो उनको इसीलिए शब्द क्या आता है उनके लिए, मृद भांड, थोड़े से बढ़िया तरीके से पकाए हुए हैं। और उनके ऊपर क्या बना रखे हैं, चित्र वगैरह बना रखे हैं, तो चित्रित मृद भांड हो गया। तो इसको अपने को थोड़ा सा समझना है। रंग कैसा रहेगा उसका, स्लेटी रंग। स्लेटी का मतलब, ये स्लेटी शब्द बना है स्लेट से ही बना है, थोड़ा मतलब पूरा एकदम प्योर ब्लैक भी नहीं, थोड़ा मतलब दूसरा टाइप का, अजीब टाइप का, है ना। उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रे बोलते हैं। ये शब्द भी आया है इसमें, पेंटेड ग्रे वेयर। ये जो वेयर शब्द है ना, हम बहुत जगह शब्द सुना होगा वेयर हाउस, सुना है क्या, इसका मतलब स्टोर के लिए जो होता है वो वेयर शब्द है, वही वेयर शब्द ये है। और जितने भी भांडे हैं ना, तो ऐसे नहीं कि उनके ऊपर चित्र बना के हम वो दिखाने के लिए कि भी ये भांडा है इसके ऊपर चित्र बने हुए, देखो चित्र कितने बढ़िया बने हुए, ऐसे नहीं। उनका उपयोग होता था किसके लिए बोलो, अरे बोलो, अनाज वगैरह है या और जो भी है, पानी है जैसे, या और भी बहुत सारी चीजें। अपने भी घर में देखो, रसोई में देखो, तो 20 भांत के डब्बे डब्बी मिल जाएंगे, सब में क्या है, संग्रहित है एक तरीके से। और भी जगह देखेंगे अपन तो वो कुल मिलाकर चीजें हैं जो स्टोर में काम आती है। पहले के समय में अपने होता था गाँव में ऐसे वो क्या बनाते थे, खोटी, मतलब वो मिट्टी की बनाते थे, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, खोटो या खोटी। और भी एक शब्द आता है, आड़ियो, हाँ, आड़ियो शब्द भी सही है। तो इसी प्रकार वो सब संग्रह में काम आते थे, सेम कहानी इनके साथ भी है, ये भी संग्रह के लिए है जो इनको निर्माण करते हैं। ये राजस्थान की बात कर रहा है, इस संस्कृति के अवशेष कहाँ कहाँ मिले, तो ये भांडे कहाँ कहाँ मिले, तो विराटनगर में है, जोधपुरा, सुनारी, नो है। और इस संस्कृति का उदय है जो लगभग 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, ये कहानी थोड़ी ध्यान रखिए। अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। अब तक तो हम केवल प्रस्तावना की बात कर रहे थे कि ऐसी ऐसी दुनियादारी है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, और वो दुनियादारी शायद तक सबके थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी कि हाँ ऐसा कुछ है, जो कार्लाइल का नाम आया है तो क्यों आया है, या राजस्थान का विभाग है तो जयपुर में है, काम क्या करते हैं वो, तो काम क्या करते हैं, पुरातत्व स्थल होते हैं उनको ढूंढते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं, कुछ भी हो तो उसको पत्रिका में पब्लिश करवाते हैं, कौन सी में, रिसर्चर में, उसको लोग बाग पढ़ते हैं। जो भी ऐसे सामग्री मिलती है उनको संग्रहालय में संरक्षित करवाते हैं, ताकि पर्यटक वगैरह आए उनको देखे समझे जो भी है। फिर हमने वो उनके भी 3 भाग किए थे, उसमें एक पुराना था, एक बीच वाला था, एक नया वाला था, ऐसे देख लिए। फिर 20 लाख से 12,000 पे आ गए, 12 से 10,000 पे आ गए, 10,000 से 3,000 पे आ गए, ऐसा कुछ करके डिवाइड कर लिया। फिर राजस्थान के संदर्भ में हमने बात कर ली कि भाई ताम्र वाली कौन सी है, कांस्य वाली कौन सी है, और लोह कौन सी है। सबसे पुरानी वाली ताम्र वाली, और उसके बाद वाली कांस्य वाली, और सबसे लेटेस्ट है वो लोह अयस्क वाली। ठीक है ना, और वो नाम अपने को याद रखने हैं, मेन मेन है वो तो कम से कम याद होने चाहिए, पहली बार दूसरी बार में याद कर लो, और बाद में जैसे मान लो कोई एक नाम ऐसा जो बहुत कम परिचित है, तो उसको जो पक्का याद है ना उसके साथ ऐड कर लो। जैसे अभी गणेश्वर है कहाँ पढ़ा हमने, मतलब वो धातु में कहाँ पढ़ा, तांबा, तो अब गणेश्वर के साथ तांबे में एक और है, उसको जो ऐड कर सकते हो। जैसे बताओ अभी कोई याद आ रहा हो नाम कि ये ताम्र में पढ़ा था हमने गणेश्वर के अलावा, कालीबंगा, कांस्य में कौन सा पढ़ा था, दोनों में आया था ना। हाँ, जो दोनों में नहीं हो, केवल ताम्र में हो, और जो कम परिचित हो, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। हाँ? पिंड पाटलिया किस में पढ़ा था हमने, तांबे में ही पढ़ा था ना। हाँ, तो अब ऐसे याद रख लो कि भाई ये पाटलिया है वो गणेश्वर के साथ है। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं ऐसा, अभी जब हम बात करेंगे एक बार रिवीजन में तो और याद करने की कोशिश करेंगे। अब हमें पढ़ना है किसको बोलो, कालीबंगा सभ्यता को। और कालीबंगा सभ्यता है उसके साथ जो जुड़ी हुई बातें हैं, खूब हमारे दिमाग में ऐसे मूवी की तरह एकदम स्क्रिप्ट बननी चाहिए कि ऐसे ही से। मोहनजोदड़ो मूवी अगर किसी ने देखी है तो वो जब ये टॉपिक पढ़ेगा तो थोड़ा उसके दिमाग में वो इमेजिन तो कर पाएगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने देखी है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि किस किसने देखी है क्योंकि फिर चक्कर पड़ जाएगा। सबने लगभग देखी है ऐसे मान लेता हूँ मैं। और उसकी कहानी है उसको थोड़ा इससे जोड़ देंगे तो ठीक रहेगा। हालांकि उसमें बहुत सारी है जो तकनीकी समस्या भी है, लेकिन फिर भी जो है
चलो पहले तो बताओ जिला कौन सा। तो कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में है वर्तमान में? तो हनुमानगढ़ में। क्लियर ये बात। और हनुमानगढ़ में भी ऐसे देखेंगे अपन तो हनुमानगढ़ का कौन सा वाला भाग है, जब भी हम देखते हैं तो इस साइड वाला भाग है, दक्षिण पश्चिम वाला भाग है। ठीक है। शाब्दिक अर्थ क्या है, मतलब कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। और ये कालीबंगा शब्द जो कौन सी भाषा का है, तो पंजाबी का है। ठीक है। नदी कौन सी है जिसके किनारे हैं? तो प्राचीन समय की तो सरस्वती है, और वर्तमान की कौन सी है? घग्गर नदी है। ठीक है, ये भी याद रह जाएगा। उपनाम में देखो इसमें जो शब्द आए हैं ना, कुछ शब्द विद्यार्थी क्या, जब भी कोई एक शब्द आता है तो मैं मेरी जैसे समस्या है, मैं जल्दी उसको देखकर उसके बाद थोड़ा अलग सोचने लग जाता हूँ, तो अपने को बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना। ये जब तुलना होती है तो इंटरनेशनल लेवल पर जितने सभ्यता स्थल हैं उससे तुलना करके और नाम रखे जाते हैं। तो अपने यहाँ में तो सबसे समृद्ध है, मतलब नगरी है तो समृद्ध है, लेकिन पूरे और जो बाकी है स्थान उनको देखेंगे इंडिया वाइड या वर्ल्ड वाइड, तो फिर वहां थोड़ा सा मामला है जो कैसा है बोलो, निर्धन या दीनहीन सभ्यता है। यहाँ जो शान शौकत चीजें वगैरह देखे और कि भाई नगरीय तो है लेकिन थोड़ा सा यहाँ जो मामला कमजोर था। प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता ऐसे शब्द है जो वहां जैसे कोई कांसे का वो मिरर वगैरह मिला है ऐसा, और या सजावट के सामान मिले हैं, इसके आधार पर इसको क्या कह दिया, प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता। मान लो वर्तमान की दुनिया है और वो जो ऐसे फिर कोई 2 लाख 5 लाख साल बाद हमें देखे तो अपने यहाँ भी जो ब्यूटी पार्लर वगैरह हैं वो उसे इसमें मिलेंगे, तो वो नाम निकाल देंगे, इसका भी क्या बोलो, प्रसाधन सौंदर्य प्रेमी सभ्यता का नाम निकाल देंगे। समझ में आ गई ना बात है? ऐसा उस समय का रहा होगा तो उसके आधार पर ये नाम दे दिया। फिर हड़प्पा सभ्यता की कौन सी राजधानी इसको कहा गया है? तीसरी राजधानी कहा गया है। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। अब तीसरी राजधानी इसका मतलब पहले दो है जो इससे थोड़ी सी आगे है, इससे ज्यादा बढ़िया एडवांस लेवल पे डेवलप हो गई। और ये दशरथ शर्मा को याद रखेंगे, इनकी एक फेमस किताब है जो चौहान डायनेस्टी को लिखी थी इन्होंने। और बाकी काम कर रहे थे, काफी समय तक काम किया था, बीकानेर में रह के वहाँ कॉलेज वगैरह में काम किया था, तो ठीक है मामला इनका। खोज में खोजकर्ता कौन है? तो अमलानंद जी है। कौन है बोलो? अमलानंद घोष है। और 1952 ये तारीख है जो बढ़िया से याद रखना, वर्ष 1952। कौन से नंद जी हैं? अमलानंद जी। उत्खनन, उत्खनन का मतलब क्या होता है वो तो बार बार पढ़ेंगे अपन। मान लो वो सभ्यता स्थल है ना, वो तो ऐसे है, और वो जो सामग्री वगैरह है यहाँ दबी हुई है, अब उसको निकालने के लिए यहाँ से जेसीबी लगाएंगे और ये मिट्टी है हटाएंगे और मतलब जो भी वस्तुएं वगैरह पड़ी हैं उन तक पहुंचेंगे। या कोई स्ट्रक्चर है जैसे, तो वो स्ट्रक्चर है उसके आसपास में मिट्टी है उसको निकाल लेंगे, स्ट्रक्चर है उसको जो बाहर दिखता हुआ बना देंगे उसको, तो उसको बोलते हैं अपन क्या बोलो, उत्खनन बोलते हैं। क्लियर है नहीं? भारतीय पुरातत्व विभाग अब काम करेगा तो उत्खनन का तो कौन करेगा? अभी कल परसों में आज के पेपर में है शायद न्यूज, या कल के पेपर में थी, आजकल तो मैं ही पूरा एकदम कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ क्या समस्या आ रही है, क्योंकि न्यूज मैंने आधी अधूरी पढ़ी थी, पूरा नहीं पढ़ा था उसको। लेकिन उसमें ऐसा है कि एमपी में कहीं एक अफवाह उड़ गई कि जंगल में खजाना है, तो 1000-1500 लोग पहुंच गए वहां, और जो मतलब वन विभाग है उसको परेशान कर दिया, पूरे पेड़ पौधे उखाड़ डाले यार, मतलब लोग, क्योंकि 1000 जने कितने होते हैं सोच के देखो। और वो सब नरेगा में ऐसे काम करने वाले आदमी, तो उनका काम ही यही है, खोदो ढूंढो और करो काम ये। तो पूरा मामला तो उत्खनन वाला मामला थोड़ा अलग ही लेवल का है, तो ये डिपार्टमेंट देखता है उस काम को। ठीक है ना। 1960 से 69 तक ये काफी लंबे समय तक काम चला। खोज तो 52 में हो गई थी, बाद में उत्खनन जो 2 बार करवाया था उसमें 60 से 69 तक, और 61-62 में, ये थोड़ा ध्यान रखना, मेन जो काम हुआ था वो 61-62 में हो गया था। ठीक है ना। उसमें नाम है ब्रजवासी लाल जी हैं, और ये बीके थापर हैं। बीके थापर का फुल नाम ध्यान होगा, बाल बाल कृष्ण थापर है ना, और बी भी है ये ब्रिजवासी लाल है। तो अपने तो बीवी लाल ही आता है, परीक्षा में भी ऐसे ही आता है नाम, कभी बाई चांस में कोई टीचर हो ऐसा पूरा एडवांस लिख दे बाकी नाम यही है, तो ध्यान रख लेना। एमडी कर ये दो तो मेन हो गए, बीके थापर और बीवी लाल। ठीक है। और ये हमने याद भी किया था उसमें, ऐसे याद किया था कि काली गंगा में इस तरह से लिखते हैं अपन, तो यहाँ इससे याद रख लेंगे, अमलानंद को इससे याद रख लेंगे। एक बार पहले शायद किसी क्लास में ऐसे याद भी करवाया था। एम डी खर्रे, के एम श्रीवास्तव, एस पी जैन, जेवी जोशी, ये सारे के सारे लोग, बाकी की टीम रहती है बड़ी, उस समय के जो तत्कालीन अधिकारी वगैरह थे। और आजकल अधिकारी होता है ना ऐसे, मतलब टीम रहती है पूरे, तो वो साथ में और खूब सारे लोग रहते हैं अलग अलग पोस्ट के ऊपर, तो उनके सबके नाम आ गए, इनको याद रख लेना। उत्खनन की कहानी क्लियर है क्या? उत्खनन में प्रश्न आ जाए तो ये वर्ष वाला थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि खोज तो कब हो गई थी बोलो, और उत्खनन चला था लगभग 9 साल तक। कितने साल तक चला? 60 में शुरू कर दिया था और 69 तक चलाया था, और 61-62 में मुख्य उत्खनन हुआ। इसका मतलब क्या, मेन मेन जो पता चलना था वो कब चला गया था? 61-62 में।
फिर बीच में थोड़ा ब्रेक वगैरह भी रहा, फिर कुछ जगह जो और खुदाई वगैरह की, ऐसा कुछ करके और उनसीतर तक की कहानी है जो होगी। अब ये एक इटली के उदीने गांव के निवासी है, पढ़ते हैं क्या ऐसे अपन? उदीने गांव के निवासी है, एलपी टेसीटोरी भी बोल दो, और अंग्रेजी में नाम आता है टेसीटोरी भी बोल दो, जो भी बोल सकते हो। ये जो अपने हमें वहां पर काम कर रहे थे, इटली से आए थे और बीकानेर में काम कर रहे थे। काफी बढ़िया इनकी रिसर्च है, जिसमें इन्होंने जो अपने कौन सा राठौड़ पढ़ते हैं, एक राइटर पढ़ते हैं पृथ्वीराज राठौड़, उन पे काफी बढ़िया काम भी किया था इन्होंने। उस समय इन्होंने कालीबंगा के बारे में जो कैसी जानकारी, प्रमाणिक जानकारी, मतलब इन्होंने जो बात लिखी और बताई दुनिया को, लोगों को, जो भी लिखित में, तो वो काफी ठीक जानकारी है। अब इस सभ्यता के बारे में क्या क्या बातें हैं, तो एक तो हमें ध्यान रखना है कि ये कौन से युग की है, कांस्य युगीन है, इसका मतलब कौन से काल की हो गई। बोलो। मध्य में आई, नवपाषाण में आएगी ना वो तो। उधर मध्य तक तो मामला ही सेट ही नहीं हुआ था, तांबा ही पता कब चला था, नवपाषाण में चला था, उसके बाद गई है मामला। तो एक तो कांस्य युगीन है, और फिर एक जो कहानी है वर्तमान समाज के भी थोड़ा अपन मान सकते हैं इसको भी, और विपरीत है। यहाँ का परिवार है उसको मातृसत्तात्मक माना गया है, यानी कैसी सभ्यता है ये, मातृसत्तात्मक सभ्यता है। एकल परिवार की बात हुई है, कुछ जगह हम पढ़ेंगे वहां संयुक्त परिवार के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ अवशेष बोल रहा हूँ मैं, अवशेष ही बोलना चाहिए, और क्या बोल सकते, क्या बोलते हैं उसको, संयुक्त परिवार के साक्ष्य, साक्ष्य बोल सकते हैं ना, अवशेष नहीं बोलेंगे, अवशेष काम मिलेंगे, अवशेष तो अलग बात हो गई। ऐसे साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं, देखो मातृसत्तात्मक है तो ये पिछली बार मैंने ऐसे कह दिया था कि मातृसत्तात्मक है तो परिवार कैसा होगा, ज्यादा संभावना है कि एकल परिवार होगा। वर्तमान में भी ऐसे गांव में माना जाता है कि जहां पर चलती हैं वहां पर फिर परिवार कैसा हो जाता है, एकल हो जाता है। और ये सभ्यता कैसी है, तो नगरीय है, मतलब शहर है, शहर में ज्यादा संभावना है एकल परिवार की। समय, अब समय याद रखना, सारी जो चार पांच सभ्यताएं उनको तो याद रखनी ही है आपने। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये लगभग उस समय है जो ये पूरा प्रॉपर मतलब आबाद रही होगी, ऐसा समय। और लगभग 6000 वर्ष, ये हजार हजार दो बार आ गया, 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन इसको मान सकते हैं अपन। समकालीन तो कौन सी घाटी सभ्यता के हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये कहीं भी ये शब्द है ना समकालीन, तो इसका जो भी अपने पुरातत्ववेता हैं या जो रिसर्च करने वाले हैं, जो भी उस समय के कर्मचारी थे, लिखने वाले थे, सबने ये समकालीन शब्द है उसको उपयोग किया, करेंगे। बाहर जो दुनिया भर में और जो सभ्यताएं वगैरह हैं उनकी इन्होंने बढ़िया प्रॉपर स्टडी की, और यहाँ पर जो चीजें मिली है ना, तो उन्होंने ये देखा कि वहां पर और यहाँ पर क्या समानता है, और समानता के आधार पर कह दिया कि ये उसके समकालीन। जैसे अपने यहाँ भांडे मिले, सेम टाइप के भांडे और कहीं मिले, इसका मतलब वो लगभग उस समय जो दुनिया में ये रिवाज था। क्लियर है ये, जो आज हम बोलते हैं ना यूनिवर्सल, वो कहानी उस समय भी रही होगी। आजादी के बाद खोजा गया भारत का पहला पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो कालीबंगा है, क्योंकि 1940, हाँ, फिर 47 में अपन आजाद हो गए थे। और उसके बाद जितनी पढ़ेंगे उसमें तो जस्ट ही यहाँ है जो 52 में इसका नाम आता है, इस कारण से आजादी के बाद सबसे पहले में ही है। क्लियर ये बात। प्रथम उत्खनन आजादी के बाद रोपड़ है। अब वो बात करेंगे खोजा गया और उत्खनन, क्योंकि उत्खनन 60 में शुरू हुआ था, तो उत्खनन में नाम जो लगा था, हालांकि इससे अपने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अपने को ये ध्यान रखना है किसके संदर्भ में, कालीबंगा के संदर्भ में, कि यह है जो सबसे पहले खोजा गया था आजादी के बाद। ठीक है। बसावट, बसावट का मतलब ये है कि पूरी सभ्यता है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा नगर खोजा गया वहां, तो वो कैसे बसा हुआ था उसके बारे में पढ़ना है अपने को। तो पहला शब्द है इसमें दुर्गीकृत, इसका मतलब उसमें जो दुर्ग टाइप बना रखा था उसको, दुर्ग टाइप बना रखा था, और दुर्ग में भी दो भाग थे, एक राजा वगैरह या जो अमीर लोग आज की दुनिया में ऐसे गए, आज भी देखो ना, जो लोग बाग रहते हैं तो उनका सबका स्टाइल रहने का अलग अलग है, अलग अलग है या नहीं है, मतलब कहीं ज्यादा भयंकर लेवल पे मकान वगैरह मिलेंगे, कहीं है जो झुग्गी झोपड़ियां बस्तियां वगैरह मिलेंगी, सेम कहानी उस समय भी थी। यहाँ पर पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग का मतलब वो पूरा हो गया, तो वहां दुर्गीकृत है। और अदुर्गीकृत मतलब मान लो कि दुर्गीकृत का मतलब हो गया राजा या फिर ऐसे लोग बाग जो मुख्य भूमिका में थे शासन प्रशासन वगैरह में, जैसे कर्मचारी मान लो, प्रधानमंत्री मान लो, और कौन कौन से पद होते थे पहले, सेनापति पहले होता था, सेनापति रहता था एक, और भी विभाग होते थे उनके जो मेन मेन डॉन आदमी है, उनके लिए तो कौन सा भाग हो गया, पश्चिमी भाग दुर्गीकृत था। और पूर्वी भाग है वो कैसा था, अदुर्गीकृत था, यानी वहां आम जनता रहती थी, दो टीलों के रूप में विस्तृत है। इसका मतलब यह हो गई, जैसे मान लो कि अपनी कौन सी बंगा,
कालीबंगा। और यहाँ इधर इस साइड में तो हो गया दुर्गीकृत, और एक साइड हो गया कौन सा, पूर्वी भाग कैसा है बोलो, दुर्गीकृत। अब दुर्गीकृत का मतलब क्या हुआ, ज्यादा बड़ी दीवारें, थोड़ा ऊंचा भाग, इस प्रकार का, तो वो क्या कहलाएगा, दुर्गीकृत। और जिसमें जो सामान्य बसावट है इसका मतलब अदुर्गीकृत। दोनों भागों को दोहरा परकोटा से सुरक्षित किया गया। हालांकि सुरक्षा का ध्यान है जो अदुर्गीकृत वालों का भी रखा गया, उनके भी दोहरा परकोटा का मतलब क्या हुआ, डबल, हाँ उसको बोलते हैं अपने घरों में बोलते हैं क्या, डबल लॉक सिस्टम, मतलब एक लॉक है उसके बाद फिर और एक लॉक है, ऐसे उस समय दीवारें बना रखी थी। इसका मतलब उस समय भी आक्रमण का, जंगली जानवरों का कुछ ना कुछ जो इश्यू रहा होगा, इस कारण उन्होंने भी एक दीवार टूट जाएगी तो भी एक दीवार और, तब तक तो हमें जो मामला थोड़ा कर लेंगे इसे। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। अब इसका भी बढ़िया से उन्होंने पता लगा लिया कि भाई जो भी वहाँ अवशेष मिले हैं उसमें से जो ईंटें हैं उठा के रिसर्च की कि भाई इनको मिट्टी को आग में पकाया गया है या धूप में ही सुखाया गया है। तो वो जो मिट्टी की ईंटें हैं, ईंटों का ध्यान रखना, कुछ जगह पत्थर वगैरह के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे अपन। और ये बात हमने जो मतलब ये भी ध्यान रखें अगर कि ये कहाँ लिखी हुई है, नॉर्मली जीके हम पढ़ते हैं तो उसमें तो नहीं आता है, तो ये आरबीएससी की 10वीं की किताब में लिखी हुई है, ठीक है। बर्तन का रंग, जो भी वहां उस समय हमें बर्तन मिलते हैं उसमें लाल और ब्लैक और व्हाइट, यानी कि मेन जो उसका क्या बोलते हैं आधार कलर है वो तो कैसा है, लाल है, और उस पर जो लाइनें हैं वो ब्लैक और व्हाइट कलर की। मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता और सुडोलता का अभाव है। अभाव का मतलब क्या होता है बोलो, अब परीक्षा में एग्जामिनर अपने को चुकाना चाहे ना अगर, तो इस लाइन से भी चुका सकता है, वो ऐसे लिख सकता है, देखो और बढ़िया आपने लगेगा, वाह कितनी बढ़िया लाइन है। मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता और सुडोलता का सम्मिश्रण पाया जाता है। और अपन जांच ही नहीं कर पाएंगे कि यह जो गलत है भाई। तो यहाँ ये शब्द तो लिख दिया सुंदरता और सुडोलता, लेकिन क्या है इसका अभाव है, यानी कि बर्तन है वो बाका चुका ही है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। बाका चुका समझते हैं ना। उत्खनन, अब उत्खनन में स्तर वगैरह पूछ सकते हैं, तो संख्या ध्यान रखनी कितनी है, 5। प्रथम 2 स्तर है वो है जो हड़प्पा सभ्यता से भी क्या है, प्राचीन है। और तीसरा, चौथा और 5वां स्तर है वो आज कैसे हैं, समकालीन है, यानी उसमें जो अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा में मिले इस प्रकार के हैं। उत्खनन के आधार में 2 हैं, जैसे प्राक हो गया, एक हड़प्पा सभ्यता, 2 प्रकार से अपन बात कर सकते हैं। सड़कें, वहां जो सड़कें मिली हैं, क्योंकि अगर नगर है तो नगर है तो उसमें क्या होगी, स्वाभाविक सी बात है सड़कें होगी, उसके दोनों तरफ जो मकान वगैरह होंगे। तो सड़कें हैं जो प्रॉपर बनी हुई है किस पर काटती हुई, समकोण पर। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक ये रोड जा रहा है, एक ये रोड जा रहा है, तो ये कौन सा कोण हो गया, समकोण हो गया, एकदम सिस्टमेटिक। ऑक्सफोर्ड पद्धति जिसको बोलते हैं, वर्तमान में अपना कौन सा नगर, जयपुर बसा हुआ है या सोयपुर बसा हुआ है ना, नया सोयपुर भी इसी पद्धति पे बसा हुआ है। सुव्यवस्थित रूप से बसा नगर। मकान की बात करेंगे तो कच्ची ईंटों से बने थे, कैसे बने थे बोलो, कच्ची ईंटों से। कच्ची क्यों कहा गया, क्योंकि ये धूप में सुखाई गई है, आग में पकाई गई नहीं है। ईंट का आकार भी दे रखा है देखो, 30x15x7.5, इसका मतलब इतना मतलब नॉलेज था उनको कि ऐसे 30 रखेंगे, ऐसे 15 और ऐसे 7.5, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी उसके अंदर। ये आकार है जो किसका, घनाभ का रहता है क्या, हाँ। हवन कुंड मिले हैं कितने बोलो, 7 हवन कुंड मिले हैं। अग्नि वेदिकाएं मिली है इस नगर से, और इससे पता चलता है कि लोग बाग क्या करते थे, यहाँ के यज्ञ करते थे। वर्तमान में भी यज्ञ होते हैं क्या, हम जब महाभारत काल, रामायण काल की ये बात करते हैं तो रामायण काल में एक पढ़ते हैं ना कि विश्वामित्र जो यज्ञ कर रहे थे, वो राक्षस भग ले रहे थे उनका, तो फिर विश्वामित्र आए दशरथ, राजा दशरथ के पास आता जोड़ी की कि यार ये दो राजकुमारों को भेजो, थोड़ी हमारी मदद करेंगे। तो क्या मदद करनी है कि वो राक्षस परेशान करते हैं तो उनको कंट्रोल करेंगे, ऐसा पढ़ते हैं ना बाल रामायण। फिर वो जाते हैं वहां राक्षसों को मार देते हैं, तो इसका मतलब यज्ञ यहाँ भी होता है। अब यज्ञ में एक टेक्निकल और पॉइंट आया है इसमें, हो सकता है कोई ऊंट भागता आया और उस यज्ञ की वेदी में जा पड़ा हो, लेकिन अब जो हमारे वो जो रिसर्च करने वाले हैं उन्होंने लिख दिया कि ये क्या करते थे, बलि चढ़ाते थे। हालांकि पहले के समय में, बाद के समय में, बीच के समय में, सब जगह जो ये अवशेष मिलते हैं अलग अलग जगह, हम रिसर्च वगैरह से पता लगाते हैं कि पहले बलि की प्रथा रही है। और उसके पीछे का साइंटिफिक कारण ये भी है, जैसे मान लो कोई एक शाकाहारी व्यक्ति है और उसको जाना है युद्ध में और मारना है लोगों को, तो उसको क्या थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करवानी पड़ती है। तो बलि चढ़ाएगा तो क्या, उससे वो प्रैक्टिस में आ जाएगी चीजें भी, हाँ इस प्रकार का काम करना है उसको। तो ऊंट की हड्डियां मिली, किसकी मिली है बोलो, तो इसका मतलब जो कालीबंगा वाले हैं वो किससे परिचित थे, ऊंट से, ऊंट से परिचय हो गया एक तरीके से।
और बलि प्रथा का प्रमाण के रूप में इसको जो मान लेते हैं। हालांकि इसमें कोई ठेका नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि बलि प्रथा के प्रमाण है, मैं कह रहा हूँ वो बात भी सच हो सकती है और हो ही सकती है, वो हो सकती है ना बिल्कुल, कि ऊंट आ जाए, आ सकता है ना, भाग जाए वो हवन करने वाले दूर। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लो वहां कोई कुत्ता हो और हड्डियां लगी इधर उधर नहीं घूमते क्या कुत्ते, वो भी तो लेके आ सकता है। और मान लो हवन करके वो सब चले गए, उसकी राख में आके तो बैठ जाते हैं बहुत सारे कुत्ते, ऐसे ऐसी जगह ढूंढते हैं अजीब सी थोड़ी, छुपा देते हैं, ऐसे भी करते हैं कुत्ते बहुत सारे। चलो ये ध्यान रह जाएगा ना, अग्नि वेदिकाएं याद रह जाएंगी कितनी है संख्या में, और स्तर याद रखने हैं 5। ठीक है। खेत के साक्ष्य मिले हैं, खेती बाड़ी भी होती थी सभ्यता के दक्षिण पूर्व में, मतलब जो, जैसे मान लो कि ये तो हो गया नगर, है ना, अब इसका दक्षिण कौन सा हो गया ये, और पूर्व हो गया ये, तो यहाँ इस साइड में जो क्या बने हुए हैं, खेत बने हुए हैं, मतलब इनके नेल्डा या बीड़ा जो भी है वो इधर था, ऐसे हो, अपने बोलते हैं ना गाँव में खेतों को। दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य हैं, दोहरे का मतलब क्रॉस, इस प्रकार से और इस प्रकार से वाली बात हो गई। एक खेत में कितनी फसलें, यानी कि मिश्रित फसल, या जो आज की जो साइंटिफिक विधि है ना, ऐसे कि भाई हमें मिश्रित फसलें, जो वैज्ञानिक जो भी कृषि वैज्ञानिक है वो ऐसे कहते हैं कि भाई एक साथ दो दो तीन तीन फसलें उगानी चाहिए, ये है वो है, बहुत सारी कहानियां चलती है, तो उस समय भी इनके पास ये एक्सपर्टाइज थी। गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, देखो तो गेहूं और क्या, जो कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं, तो तीन नाम आगे फसलों के, गेहूं जौ और, जैसे आहड़ पढ़ेंगे उस समय चावल पढ़ेंगे अपन, है ना, यहाँ पर गेहूं और जौ है। वृद्ध भांड, तो ये खेत वाली कहानी क्लियर है सबके, कितनी फसलें एक साथ, दो, यानी ऐसे याद रख लो कि वहां जो गेहूं और जो तो कैसे साथ में होगा, थोड़ा ये मुश्किल पड़ता है, लेकिन सरसों और चना एक साथ उगा रखा है, ऐसे हो सकता है। संभव तो नहीं है कि सरसों बड़ी हो जाएगी तो चना तो बीच में ही रह जाएगा, वो उसके प्रकाश ही नहीं पहुंचेगा। कौन सी फसलें एक साथ हो सकती है, चलो रबी में दो फसलों के नाम बताओ। हाँ इधर पीछे किसी ने बताया क्या, नहीं, हो सकती है वैसे, वो होती नहीं है। हाँ जौ और मेथी हो सकता है सर, वो हाइट लगभग लगभग सेम है ना, ये हो सकता है। ठीक है आगे देखो, भांडों की बात करते हैं। मृद भांड, तो बेस कलर कौन सा था बोलो फटाफट, इधर इधर, लाल था, ठीक है, और काले रंग की सुंदर ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया था। देखो वो जो आकार है ना, सुंदर नहीं था, सुडोल नहीं था, लेकिन डिजाइन है सुंदर थी। यही तो करते हैं ना वो, कौन, अभी रहने दो, ज्यादा नहीं होना चाहिए मामला। शल्य चिकित्सा की बात करो, ये क्लियर है, उसका जो बेस कलर है कौन सा था, लाल, और जो लाइनें खींच रखी थी वो ब्लैक और व्हाइट की, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। शल्य चिकित्सा के भी प्रमाण मिले हैं, और एक खोपड़ी मिली है जिसमें कितने छेद कर रखे हैं, तो अपने गिनती होगी देखो, 5 6 और 7, 5 तो क्या है स्तर हो गए, 6 है जो छेद है, और 7 क्या है अग्नि वेदिका है। 6 छेद वाली खोपड़ी मिली, जिससे पता चलता है कि शल्य चिकित्सा में उस समय डॉक्टर इतने एक्सपर्ट थे वहां के, कि अगर मस्तिष्क शोथ बीमारी है, सूजन वाली, मतलब दिमाग किसी का ऐसे हो जाता है ना, सूज जाता है मतलब, तो उसका भी इलाज था उनके पास। आजकल तो ये बीमारी का नाम सुना है ना, मस्तिष्क शोथ का, आजकल अलग टाइप की है, मस्तिष्क सबके सूजे हुए हैं, लेकिन वो अलग लेवल पर है मामला। मोहरे भी मिली है, मोहर का मतलब क्या होता है मतलब, क्या, कुछ तो ऐसे बता रहे हैं इसको बोलते हैं मोहरे। हाँ सही है वो, ठीक है। अब किसकी बनी हुई है देखो, तांबा, सेलखड़ी, मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। बेलनाकार, बेलनाकार समझ गए, बैंकों वगैरह में होती है बेलनाकार, उसके डाउन साइड में वो रखते हैं, उसको जो ऐसे पंच कर देते हैं, मार्क बना देते हैं उसका। कालीबंगा का स्वरूप है जो किस सभ्यता से मिलता जुलता हो गया, मेसोपोटामिया से, ठीक है। नाम बोलो देखें, मेसोपोटामिया, अजीब सा नाम है क्या। ये कौन सी मोहरों के कारण, बेलनाकार, क्योंकि मेसोपोटामिया में भी किस प्रकार की मिली है, बेलनाकार में। भूकंप के साक्षी हैं, मकानों में पड़ी दरारों के आधार पर विश्व में सर्वप्रथम भूकंप का साक्षी है जो कालीबंगा में माना जाता है। तो जो भी वो रिसर्च करने वाले हैं, उन्होंने जो वहां से वो देखा, तो दीवारें देखी उन्होंने, दीवारों में क्या आ रखी थी, दरारें आ रखी थी। उन्होंने ये अनुमान नहीं लगाया कि हो सकता है इसकी नींव में उस साइड में पानी भर गया था, इस कारण से थोड़ी सी ये हो गई। उन्होंने सीधा अनुमान किस लेवल पर लगा दिया, कि यहाँ भूकंप आए थे।
तो ये भी क्लियर है बात। तो कला संस्कृति की बात करें तो कला संस्कृति भी है, जरूरी है भाई ये भी। सजावटी अभी पढ़ लिया ना हमने, प्रसाधन सौंदर्य से, तो ये है जो जुड़े हुए थे लोग बात। अलंकृत फर्श है, मतलब फर्श के ऊपर भी बढ़िया बढ़िया क्या बना रखी थी, डिजाइने वगैरह बना रखी थी। चित्र मिले हैं उसमें, एक तो कुमारी देवी महिला का चित्र है और एक चित्ते का चित्र मिला है। मोहनजोदड़ो है, उसमें हम वो मोहर देखते हैं, उसमें एक वो माता जी का एक मूर्ति आती है, एक चित्र आता है, एक वो पशु का एक सींग वाले गेंडे का चित्र आता है उसमें। ऐसे ही यहाँ जो चित्र मिले हैं उसमें ऐसी महिला है, कुमारी देवी महिला, या ऐसे मान लो अपने जैसे जोगणे माता जी है, या ऐसे उस समय की उनकी माता जी है उसका चित्र मिला, ठीक है ना। एक इसका, वो माता जी किस पे बैठती है, आजकल शेर पे बैठती, उस समय चित्र पे बैठती थी, ऐसे आता है। ये दोनों चित्र एक मुद्रा के दोनों तरफ मिले हैं, इसका मतलब संभावना है ना कि माता जी उस समय भी रही होगी। और आज भी अपने होता है ना कि ये माता जी की सवारी है शेर ऐसे, तो उस समय भी ये था सिस्टम। कांस्य दर्पण, दर्पण है जो किसका बनता था उस समय, अब कालीबंगा है ही कौन से युग की है, तो कांस्य का ही दर्पण मिलेगा। और कांस्य का दर्पण, दर्पण तो समझ गए ना। हाथी दांत का कंगा, अब उस समय जो ये कंगे का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय हाथी दांत से कंगा बना लेते थे वो। और बर्तन मिट्टी के हैं, और एक खिलौना मिला है किसका, गाड़ी। छोटे बच्चे हैं जो आज खिलौने खेलते हैं, जैसे उस समय जो गाड़ी चलाते थे ऐसे। और कांच की मणियां मिली है, कांच की मणियां हैं, इसको अपन ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि ये मणियां जो वही सौंदर्य प्रसाधन के रूप में, सजावट के रूप में कहीं उपयोग किया जाता रहा होगा। नाली के अवशेष, अब रिसर्च है तो पूरी होगी भी। सड़क मिली है, तो सड़क और घर के बीच में क्या मिली है, नाली मिली है। विश्व में सबसे पहले लकड़ी की नाली, तो वहां लोग बाग जो भी थे उन्होंने जो देखा कि नहीं ये नींव में चला जाता पानी, तो क्या लगा दो वहां, लकड़ी लगा दो। और लकड़ी में ऐसे है देखो, जैसे नाव वगैरह बनाते हैं तो शुरू में नाव में ऐसे ही तो लकड़ी पे लकड़ी है उसको टच करके रिपीट कर देते हैं, तो शुरू में नाव में थोड़ा थोड़ा पानी आता है, लेकिन बाद में वो लंबे समय तक जैसे पानी में रहेगी तो लकड़ी है जो पानी के कारण क्या हो जाती है, फूल जाती है। फूल जाएगी तो वो फिट हो जाती है एकदम, और पानी एक रिसाव हो जाता है। तो नाली में इस टेक्निक का उपयोग उन्होंने उस समय किया था। एक बार नाली लगाएंगे 2 4 5 दिन तो उससे रिसेगा, लेकिन बाद में वो लकड़ी फूल जाएगी और फिर पानी रिसना आज बंद हो जाएगा। बाद में ये पक्की ईंटों से निर्मित नाली भी मिली है। यानी 5 तरह की बात करें तो शुरुआती दौर में तो लकड़ी की, और बाद में कैसी, पक्की ईंटों से निर्मित। अब यहाँ ईंटें कैसी हैं, पक्की है, क्योंकि वो मिट्टी है सीधी, तो वो हो सकता है कि कच्ची है धूप में सूखी हुई, तो वो तो क्या हो जाएगी, गल जाएगी ना। कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं, किसके मिले बोलो, कब्रिस्तान के। अब मुझको लग रहा है कब्रिस्तान वाले यज्ञ कब से करने लग गए। तो ये कहानी है, जो ऐसे भी हो सकता है ना कि उस समय में है जो जो विशेष कुछ लोग बाग थे, या हो सकता है कि ये लकड़ियों वगैरह की कमी रही हो। वैसे तो होगा नहीं, यहाँ जो सुविधाएं वगैरह देख के लग रहा है, लेकिन बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। जैसे हो सकता है दाह संस्कार वाला सिस्टम इनका आया ही नहीं हो उस समय तक। कालीबंगा के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है, किस साइड मिला बोलो, दक्षिण दिशा में। 3 प्रकार की समाधियां मिली है। अब यहाँ समाधि शब्द लिखा हुआ है, हमें जो थोड़ा ये शब्द है उसको थोड़ा जोड़ लेते हैं। वैसे सीधा इसका मतलब पता चल जाता है कि जहां पर लाशों को है जो जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, दफना दिया जाता है। समाधियां कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की मिली है। अंडाकार या चिरायु कब्र। अब ये कुछ को लगेगा अंडाकार का मतलब क्या है, आजकल जो वो बनती है ना वो तो बनती है ऐसे, और उस समय की बनी हुई है वो ऐसे है, मतलब उसमें एकदम बराबर 4 कोना बराबर रहना चाहिए, ऐसा लफड़ा नहीं है, ठीक है। शव को क्या करते थे, गाड़ते थे। और युगल समाधि मिली है एक जगह, जो कैसी समाधि मिली है, युगल। इसका मतलब सती, सती प्रथा की तरफ भी संकेत करता है, ये हो सकता है, हालांकि मानते नहीं है, है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। युगल का मतलब दो एक साथ, हाँ कोई जैसे मान लो ना एक ही दिन में हो सकता है ना, 2 जनों की डेथ हो गई हो, वही न्यारा न्यारा खड्डा हो दोनों बचे एक साथ, तो युगल समाधि। हाँ ये बात भी क्लियर होनी चाहिए सबके दिमाग में। देखो कब्रिस्तान वाली कहानी क्लियर है, शवों को गाड़ते थे ये क्लियर है, और कब्रें कैसी है, अंडाकार है, ठीक है। अभी इस वर्तमान वाली है, इसको कौन से आकार की बोलेंगे अपन, आयताकार, ऐसे बोलेंगे। अन्य साक्ष्य और क्या मिला है, तो तंदूर के चूल्हे मिले हैं, मतलब वो भट्टियां मिली है ऐसी, आजकल जिसको अपन बोलते हैं क्या, तंदूर बोलते हैं। तंदूरी रोटी नाम सुना होगा, घर पे तो नहीं बनती अपने, लेकिन होटल वगैरह में सुना होगा ऐसे, है ना, सुना है क्या। हाँ। फिर वो चूल्हे की बात करें, और स्नानागार, ये जिन्होंने मोहनजोदड़ो देखी है मूवी उनको पता होगा, एक वो सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और फिर वो इस प्रकार से स्नानागार है वहाँ। वो अपने यहाँ भी होता है, जैसे भोपा जी वगैरह होते हैं तो निशान निकालते हैं तब उनको
तालाब वगैरह या कुंड जो भी हो वहां ले जाते हैं, नहलाते हैं। चबूतरे मिले हैं, आज भी होते हैं चबूतरे तो, जो भी देवस्थान वगैरह ऐसे होंगे तो वहां देखोगे पेड़ वगैरह है, वहां चबूतरा बना दिया, लोग बाग बैठ के और पंचाई कर सकते हैं आराम से। तो पंचाई इस समय भी चलती थी। पालतू पशु में कुत्ते के प्रमाण मिले, वो हड्डी लेके यही आया था देखो, ऊंट वाले ही है ना। और इसने पूरा ये सभ्यता है उसको ही वो बल्ली वाली सभ्यता बना दिया। कुएं कैसे मिले हैं तो वो भी कैसे हैं, अंडाकार है, उसमें भी कोई वो एकदम फिक्स वाला सिस्टम नहीं है। पत्थर के सिलबट्टे मिले, सिलबट्टा नाम सुना, मर्चियां उर्चियां ये भी मारता, हाँ ऐसे याद रख लेना। गाय के मुख वाले प्याले, प्याले मिले हैं, उनको कैसा बना रखा है, गाय के मुंह के जैसा। तांबे के बेल मिले हैं, तो गाय बेल वगैरह से परिचय हो गया। स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, इससे पता चलता है कि ये संस्कृति किस धर्म से प्रभावित रही होगी। हाँ, चूड़ियां, तो नाम तो इसी से पड़ा ना इसका तो, है ना। तो कांस्य, तांबा और मिट्टी, मिट्टी की है उसको कालीगंगा नाम दिया गया। बाकी कांसे की भी मिली है और किसकी मिली है, क्योंकि तांबा पहले ही मिल गया था, तो तांबे की तो स्वाभाविक सी बात है, लोहे की नहीं मिलेगी। लिपि, अब यहाँ की जो लिपि है, लिपि का मतलब यहाँ जो भी वो संकेत वगैरह कुछ तो सिस्टम रहा होगा इनका, तो उसके बारे में बात करें तो इस लिपि को कहा जाता है बुस्ट्रोफिन या बुस्ट्रोफेबिन शब्द भी आता है, कुछ जगह किताबों में अलग अलग लिखा हुआ था, अपने बुस्ट्रोफिन ध्यान रख लेना। और बुस्ट्रोफिन है उसका और क्या सेंस बनता है, तो भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब आप चित्र को देखोगे उसके भाव को समझ के और आपको समझना है कि उसने क्या कहा। आजकल जैसे इमोजी होता है ना अपना, तो इमोजी से अपन समझ जाते हैं कि भाई सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, या मतलब क्या भाव है उसका, क्या रिएक्ट करना चाह रहा है वो। सेम कहानी यहाँ पर भी है, ये इमोजी है वो भी कौन सी लिपि है, भाव चित्रात्मक लिपि। उस चित्र से हमें जो भाव समझते हैं, जैसे किसी को गुस्सा आ रहा हो तो उसमें है ऑप्शन ऐसे, और उसको देखेंगे तो डर लग जाएगा अपने को, उस चित्र को देखेंगे। एक थोड़ा ध्यान रखेंगे, दाएं से बाएं लिखी हुई है, उर्दू जैसे लिखी जाती है, उर्दू कैसे लिखते हैं बोलो, इधर से उल्टा, तो ये भी उल्टा लिखी हुई है। पढ़ी नहीं गई है, यानी कि वर्तमान में अभी तक उसका फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है कि इसका मीनिंग ये है और ये यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। लेकिन ये मिलती जुलती किससे है, सिंधु घाटी में जो मिली है उससे, सेंदोस लिपि से मिलती जुलती। अभी इसका संग्रहालय है वो कहाँ बनाया है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। 85-86 में पहले ऐसे ही चल रहा था, बाद में इसको थोड़ा व्यवस्थित किया गया। और थोड़ी कहानियां हैं इसके बारे में, तो उसकी बात कर लेते हैं। कोट दीजी पाकिस्तान से प्राप्त अवशेष कालीबंगा के अवशेषों से मिलते हैं। तो जैसे मान लो नगर है तो एक ही नगर थोड़ा रहेगा, बहुत सारे नगर होंगे आसपास में, तो उस समय में ये जैसे कालीबंगा है वैसे एक और है कोट दीजी, ये कहाँ पड़ता है वर्तमान में, पाकिस्तान। ये भारत का ही है, ऐसे बहुत सारे लोग वहां पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानी भारत ही है, लेकिन वो क्या तरकीब तरकीब से उन्होंने ऐसे सेट कर लिया, बाकी वो भी क्या है, भारत ही है। 1947 से पहले भी क्या था, भारत ही था ना, और वापस थोड़े से इतिहास बाद वापस भारत हो जाएगा। कालीबंगा की मोहरें, कालीबंगा की मोहरें हैं वो कौन से पोटामिया से है बोलो, मेसोपोटामिया सभ्यता से। ये बात कर ली हमने, किस आकार की है तो बेलनाकार। उपमा हड़प्पा कालीन है, क्योंकि आए ना दो तीन तीन स्तर है जो हड़प्पा कालीन है। और सिंधु घाटी सभ्यता की कौन से नंबर की, तीसरे नंबर की। किसने कहा, दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा प्रथम सौती सभ्यता को कहा जाता है, बीकानेर में है, ये बात भी किसने कही है बोलो, दशरथ शर्मा ने। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे कालीबंगा, इसमें मतलब जो अपने कालीबंगा प्रथम सौती है, कालीबंगा से मिलते जुलते साक्ष्य मिले हैं, इस कारण से उसका नाम क्या कर दिया, कालीबंगा प्रथम। प्रथम इसलिए किया क्योंकि वहां कांस्य से पहले के अवशेष मिलते हैं। मृण पट्टिका पर सिंह युक्त देवता की प्रतिमा का अंकन है, वो भी कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। तो सिंह युक्त है जो अपने मोहनजोदड़ो में देखते हैं, देखा होगा। और लास्ट में सीन आता है जब वो सब वो पहाड़ पे चले जाते हैं, फिर देखते हैं उस समय उस पशु का फोटो आता है, ओरिजिनल भी बताते हैं थोड़ा सा, वो व्हाइट कलर में ऐसे। हाँ, तो एक सभ्यता हमने पढ़ ली है, कंप्लीट हो गई अपने, कौन सी बोलो, और प्रस्तावना हो गई, बीच में थोड़ा ब्रेक चाहिए। ओके, इसके बाद अपन पढ़ेंगे कौन सी, आहट।